तो हेलो गाइस, आप लोगों का सतीश स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोड के बारे में। तो जितने भी कोड मैं आपको बताऊंगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोड है, ठीक है ना। तो जितने भी इम्पोर्टेंट कोड है मैंने उनको छाट के निकाला है और आपके लिए एक खतरनाक वीडियो बना दिया है, ठीक है ना। इसको देखिए और उसके बाद गारंटी के साथ मैं करता हूँ कि कभी आपको कोड में कोई भी दिक्कत आ ही नहीं सकती अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो, ठीक है ना। अब देखिए कोड, सबसे पहले समझते हैं कि कोड होता क्या है। अब देखिए, लिखा है दो रेखाओं के मध्य झुकाव को कोड कहते हैं। मतलब दो रेखाएं रहेंगी और उनके झुकाव को हम लोग क्या कहेंगे? कोड। मतलब जहां जहां झुकेगा वहां पर हम लोगों का क्या बनता है? कोड, ठीक है ना। अब देखिए जो कोड होते हैं ना वो कई प्रकार के होते हैं, तो इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो कोड होते हैं ना वो निम्नलिखित प्रकार के। पहला शून्य कोड, न्यून कोड, सम कोड, अधिक कोड, ऋजु कोड, बृहत कोड, देखिए संपूर्ण कोड है, पूरक कोड है, संपूरक है, आसन्न कोड है, शीर्षाभिमुख कोड है, संगत कोड है, एकांतर कोड है और इधर क्या है? सम्मुख कोड। ये जितने भी मैंने कोड आपको बताया वो सभी कोड मैं आपको क्या करूंगा? आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको। अब देखिए गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि 1 से 7 तक मैं जो कोड 1 पढ़ाऊंगा, कोड 2 पढ़ाऊंगा, तो 1 से 7 तक जो कोड होंगे ना आपके वृत्त में बनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो होता है उसमें शून्य कोड होता है। तो शून्य कोड क्या होता है? वह कोड जो 0 अंक का होगा उसे हम क्या कहेंगे? शून्य कोड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंगल बना है हमारा वो कितने अंश का है? 0 अंश का। मतलब वह कोड जो 0 अंश का होगा उसे क्या कहेंगे? शून्य कोड। और एग्जाम्पल में खाली सिर्फ लिख देंगे 0, हमारा आंसर, ठीक है ना। शून्य कोड मतलब 0 अंश का होगा शून्य कोड, बस। आगे चलिए, देखिए न्यून कोड कहता है तो वह कोड जो 0 से बड़ा तथा 90 से छोटा होगा उसे हम न्यून कोड कहते हैं। मतलब 0 से बड़ा और 90 से क्या होना चाहिए? छोटा, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोड, ठीक है ना। जिसका इसका मैंने फिगर ये बनाया है, आप लोग बना लीजिएगा। एक्यूट एंगल उसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते चलो क्या, आप लोग तो पढ़ ही लोगे इंग्लिश। अब देखिए 0 से बड़ा मतलब एक हो सकता है, 2, 3, 30, 60 और 89। देखिए 90 से छोटा हो गया ना, मतलब 0 और 90 के बीच में जितने भी कोड आएंगे वो सब क्या होंगे? न्यून कोड, ठीक है ना। अगला देखिए क्या होता है, अगला हमारा है तीसरा सम कोड, राइट एंगल। वह कोड जो 90 अंश का होगा उसे हम सम कोड कहते हैं। मतलब देखिए जो कोड 90 अंश का होगा उसे क्या कहेंगे? सम कोड, ठीक। बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 90 अंश। मतलब क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि भैया 90 अंश कौन सा कोड है, बस फटाक से ना बता दोगे सम कोड है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला अधिक कोड क्या है? तो ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए वह कोड जो 90 से बड़ा है तथा 180 से छोटा होगा उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोड। मतलब अधिक कोड क्या होगा? ये 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से क्या होगा? छोटा, उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोड। जैसे 90 से बड़ा में क्या क्या हो सकता है? 91 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया, 150 हो गया और 179 ना, 179। अब देखिए 180 से छोटा है 179 है, ठीक है ना। तो अधिक कोड का होगा 100, मतलब 90 से बड़ा तथा 180 से छोटा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे भैया? अधिक कोड। अब आगे देखिए, इसके बाद हम लोगों का पांचवा आता है रिजु कोड। पांचवा कौन सा है? रिजु कोड। देखिए वह कोड जो 180 अंश का होगा उसे हम क्या कहेंगे? रिजु कोड। मतलब अगर 180 अंश का हो जाएगा तो उसे हम रिजु कोड। एग्जाम्पल में हमारा 180 भी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा आपसे, भैया 180 अंश कौन सा कोड है? बस रिजु कोड है, बता के आगे चलिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए, छठवां हमारा है बृहद कोड या तो प्रतिवर्ती कोड। इसी को हम बृहद कोड या तो प्रतिवर्ती कोड कहते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल, ठीक है ना। वह कोड जो 180 से बड़ा तथा 360 से छोटा होगा उसे हम क्या कहेंगे? बृहद कोड। मतलब 180 से बड़ा हो जाए और 360 से छोटा भी होना चाहिए। तो देखिए 180 से बड़ा क्या क्या हो सकता है? 181 हो सकता है कि नहीं, 200, 300, 359, मतलब 360 से छोटा भी हो गया। मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा तो उसे बृहद कोड कहेंगे। इसका फिगर यहाँ पर मैंने बना दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आता है संपूर्ण कोड। संपूर्ण कोड क्या होता है?
वह कोण जो 360 का होगा उसे हम क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण। मतलब पूरा वृत्त की तरह बन जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण। एग्जाम्पल में 360, ठीक है। और इसमें कुछ पूछ ही नहीं सकता, पूछेगा सिर्फ कैसे कि 360 अंश कौन सा कोण है, तो आप बता दोगे संपूर्ण कोण, बस हो गया आंसर, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा कोण है भैया। देखिए आगे है पूरक कोण। ये जो पूरक कोण नहीं है इसको हम कोटि पूरक कोण भी कहते हैं, तो समझ लीजिएगा आप। देखिए यदि दो कोणों का योग 90 अंश होगा तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। मतलब दो ठे कोण रहेंगे उनको जोड़ने पर 90 आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, पूरक कोण। देखिए यहाँ पर जैसे एक मैंने एंगल बनाया है। अब देखिए इसके बीच में ऐसे खाचा है भाई, तो ये जो एंगल है ना ये 45 का है, ये किसका है, 45 डिग्री का है। और ये भी कितने का है, 45 डिग्री का है। तो दोनों मिलाकर 90 हो जाएंगे ना, तो ये क्या हो गया, पूरक कोण। अब देखिए पूरक कोण निकालने का तरीका क्या है कि जो भी कोण आपसे पूछा, जैसे मैंने पूछा कि 40 का पूरक कोण क्या होगा, तब बस 90 में से 40 को घटा दो, 50 आ गया। दो तरीका है, या तो आप दोनों कोणों को जोड़ दो, जैसे 40 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, तो आप बोलोगे 50, मतलब इन दो कोणों को जोड़ने पर 90 आ गया ना। तो मैंने बताया था ना, यदि दो कोणों का योग 90 हो तो उसे क्या कहेंगे, पूरक कोण। मतलब दूठे कोणों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। या तो आप सोचो, या तो आप क्या करो, जो बोला है उसी को घटाओ। जैसे 40 बोला है तो 90 में से 40 घटा दो 50, 60 बोला है तो 90 में से 60 घटा दो 30, ठीक है ना। तो पूरक कोण जब भी पूछेगा तो 90 में से घटा देना है, जो भी कोण पूछेगा। जैसे अगर 30, अगर मैंने यहीं पे बोल दिया कि 30 का पूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 90 में से 30 को घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 60। ऐसे समझ गए पूरक कोण क्या होता है, समझ गए। अब आते हैं संपूरक कोण पर। तो देखिए संपूरक कोण क्या होता है, यदि दो कोणों का योग 180 अंश होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संपूरक कोण। उसमें 90 था, इसमें कितना, 180, ठीक है ना। तो संपूरक कोण क्या होता है, वह मतलब यदि दो कोणों का योग 180 अंश होगा, मतलब दो ठे कोण रहेंगे उनको जोड़ने पे 180 आ जाए। अब इसको करने का तरीका ये है कि जो भी कोण पूछा उसमें से 180 घटाएंगे अब, ठीक है ना। मतलब 180 में से उसको घटाएंगे। जैसे 100 पूछा तो 180 में से 100 घटाओगे तो 80 आ गया। अब इसी 100 में 80 जोड़ोगे तो 180 भी आ जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ने पे 180 आ गया कि नहीं, तो हो गया ना संपूरक कोण। तो जब भी संपूरक कोण पूछे तो आपको करना क्या है कि 180 में से उस कोण को घटा देना है। जैसे मैंने 150 का संपूरक कोण पूछूंगा तो आप क्या करोगे, 180 में से 50 को घटा दोगे, 30 आ जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका फिगर देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है ना। देखिए अगर एक सीधी रेखा होती है तो उस पे टोटल कितने अंश का कोण बनता है भैया, 180 का, पता है। मतलब इन दो कोणों को जोड़ने पे 180 अंश आएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला हमारा है आसन्न कोण। वे कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा एक ही शीर्ष हो उसे क्या कहते हैं, आसन्न कोण, ठीक है ना। मतलब वे कोण जिसमें एक भुजा का उभयनिष्ठ हो तथा एक ही शीर्ष हो। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाली भुजा है वो दोनों के लिए है, इसके लिए भी है, इसके लिए। ये वाली भुजा, ये वाली, इस वाले कोण के लिए भी है ये वाली भुजा, और इस वाले कोण के लिए भी है ये भुजा, है कि नहीं। तो दोनों के लिए उ भुजा उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों के लिए कॉमन है। तथा इसका एक ही शीर्ष है। शीर्ष कहाँ होता है, जहाँ पर दो रेखाएं मिलती हैं। तो ये जो दो रेखाएं यहाँ पर मिल रही है ना, तो एक ही शीर्ष हुआ। तो वे कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा एक ही शीर्ष हो उसे क्या कहेंगे, आसन्न कोण। याद रखिएगा, जो आसन्न कोण होगा ना उसमें एक जो आपका भुजा होगा उभयनिष्ठ होगा और एक ही शीर्ष होगा सिर्फ उसका। समझ में आ गया, आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब जो आपका कोण होगा ना वो एक ही भुजा से बनेगा। जैसे ई वाला जो कोण है, इधर वाला ई इसी भुजा से बन रहा है, और इधर वाला कोण भी इस वाली भुजा से ही बन रहा है। तो दोनों कोण एक ही भुजा से बन रहे हैं, मतलब ई जो भुजा दोनों के लिए कॉमन हो गया। और इसका जो शीर्ष है जहां पर दो रेखाएं मिलती है वो भी कितना, एक का है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आसन्न कोण। समझ गए, अब तो समझ ही गए होंगे ना। अब हम लोग चलते अपने अगले वाले पर। अगला देखिए हमारा क्या है,
अगला तो अगला देखिए हमारा है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना। तो देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने कोणों में आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। मतलब ऐसे समझा रहा हूं, जैसे ये जो रेखाएं एक दूसरे को आमने सामने कट कर रही हैं तो इसके जो आमने सामने का कोण है ना वो भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर। बहुत ही आसान था, ये तो बहुत ही आसान था ना कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो भैया ई वाला कोण इसके बराबर, ई वाला कोण इसके बराबर। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है ना, बहुत ही आसान था ये। अब देखिए आगे क्या है। देखिए आगे संगत कोण। देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। संगत कोण वह कोण जिसकी आकृति तथा दिशा दोनों समान है उसे हम संगत कोण कहते हैं। मतलब आकृति दिशा दोनों क्या होनी चाहिए, समान। अब देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं और उस पे एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि संगत कोण क्या है। जैसे एक का संगत कोण, तो मैंने पढ़ा है कि संगत कोण में आकृति दिशा दोनों समान होती है। तो एक कैसे कोण बना रहा है, तो एक देखेंगे कुछ इस टाइप का ऐसे बना रहा है। मैं यहाँ पर दिखा दूं, ऐसे बना रहा है एक ना। तो एकदम सेम ऐसा हमको कोण इसमें भी चाहिए। तो आप देखोगे कि एक जैसा कोण बना रहा है वैसा कोण 5 बना रहा है। तो एक का कोण क्या हो जाएगा, संगत कोण 5। और एक ट्रिक भी है इसका कि जो पूछे वही बताना है। जैसे इसका पहला पूछे तो इसका पहला संगत में बताना है, इसका दूसरा पूछे तो इसका दूसरा संगत में बता देना, इसका तीसरा पूछे तो इसका तीसरा संगत में बताना है, इसका चौथा पूछे तो इसका चौथा संगत में बताना है। ठीक है ना। जैसे एक का संगत कोण 5, 2 का 6, 4 का 8, 3 का 7 हो गया। ठीक है ना। आप उसका आकृति और दिशा मिलाओगे तो सेम आएगा। ठीक है ना। फिर से देखिए, अगर मैं पूछूं 2 का तो भैया 6, 3 का 7, 4 का 8, 1 का 5। ठीक है ना। ऐसे आकृति दिशा का समान होती है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, कोण 1 का 5 हो जाएगा, 2 का 6, 3 का 7 और 4 का 8। ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, वह कोण जिसकी आकृति दिशा दोनों विपरीत हो उसे हम क्या कहेंगे, एकांतर कोण। अब देखिए एकांतर कोण में ना बोला है जिसकी आकृति तथा दिशा दोनों विपरीत हो। मतलब अब विपरीत बताना है इसमें। दो समांतर रेखा है और इसमें एक का है तिर्यक रेखा है। ठीक है ना। ये क्या परेशान कर रहा है जी। ठीक है ना। आगे देखिए। अब देखिए एकांतर कोण बताने के लिए हमको आकृति दिशा दोनों विपरीत चाहिए। तो देखिए कोण एक यहाँ पर है और कोण एक जो है कुछ इस टाइप का कोण बनाया है, तो इसका विपरीत हमको ऐसे चाहिए, ये वाला कोण। तो आप देखेंगे कि जो एक जैसा कोण बना है उसका विपरीत तो कोण 7 बना रहा है, बना रहा है कि नहीं। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 7। मतलब एक का एकांतर कोण 7 ना। और अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सिंपल वे में पता करना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई याद कीजिए। फिर क्रॉस, क्रॉस का मतलब एक का 7, बाहर का पूछेगा तो बाहर वाला बताना है। एक का 7, 2 का एकांतर कोण 8, बाहर वाला दोनों हो गया। अंदर का पूछेगा तो अंदर का, सेम वैसे ही क्रॉस बताना है। 4 का 6, 3 का 5, बस हो गया एकांतर कोण। ठीक है ना। ध्यान से फिर से सुनिए कैसे बताना है। अगर एकांतर कोण पूछा तो बाहर का बाहर बताना है क्रॉस में, और अंदर का अंदर बताना है। जैसे एक का एकांतर कोण 7, 2 का एकांतर कोण 8, 4 का एकांतर कोण अब अंदर आ रहा है तो अंदर वाला 6, 3 का 5। अब एकांतर कोण में भी दो कोण पूछता है। एक पूछता है आपसे वाह्य कोण, एक पूछता है वाह्य एकांतर कोण ना, वाह्य एकांतर कोण। एक पूछता है अंतः एकांतर कोण। ठीक है ना। तो वाह्य एकांतर कोण क्या होता है, वाह्य का मतलब बाहर वाला। वाह्य एकांतर कोण में क्या हो जाएगा, एक का एकांतर कोण 7 और 2 का 8, ये वाह्य है। वाह्य का मतलब बाहर वाला। मैं लिख दूं वाह्य का मतलब बाहर और अंतः का मतलब अंदर वाला। ठीक है ना।
अब अंदर वाला का जाएगा 4 का एकांतर कोण 6 और 3 का एकांतर कोण 5। समझ में आ गया? आ गया होगा। अब देखिए अगला हमारा है सम्मुख कोण, मतलब अपोजिट एंगल। सम्मुख कोण क्या होता है? देखिए चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी कोई भी भुजा उभयनिष्ठ न हो उसे हम सम्मुख कोण कहते हैं। अब देखिए इसमें कौनो भुजा उभयनिष्ठ है? नहीं, सब भुजा अलग अलग है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सम्मुख कोण। ठीक है ना? देखिए फिगर हमारा चतुर्भुज का है और उसमें जो सभी भुजाएं हैं वो अलग अलग है। ठीक है ना? सभी भुजाएं क्या है? अलग अलग है। तो लिखा है चतुर्भुज के ऐसे दो कोण, मतलब दो कोण। ठीक है ना? जिसकी कोई भी भुजा उभयनिष्ठ न हो उसे हम क्या कहेंगे? सम्मुख कोण। तो उसे हम क्या कहते हैं? सम्मुख कोण। तो आसान है, ये समझ गए होंगे। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ तो आप हमारे चैनल सतीश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में से शेयर कर सकते हैं और उनको हमारे साथ जुड़ने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, धन्यवाद।